हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार। आप सबके लिए बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एंटोमोलॉजी की क्लास लेकर आया हूं। और एंटोमोलॉजी के लिए ये कंपटीशन में भी, ये आप किसी भी कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देंगे लगभग सभी उसके लिए है। और आप अगर अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए देखते तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखते रहना। और आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। सबसे पहले आज थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री है कि संक्षिप्त में हम इसे देखते हैं कि तो सबसे पहले है 1758 यानी कि 1758 में जो है कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस ने अपना सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक थी, इनकी सिस्टेमा नेचुरी बुक का 10th एडिशन इन्होंने निकाला। तो उसमें जो है 12 इंडियन इंसेक्ट जो है इन्होंने ऐड किए थे उसमें। तो 12 इंडियन इंसेक्ट जो ऐड किए उसी से लगभग एंटोमोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले 1758 में सिस्टेमा नेचुरी, और ये सिस्टेमा नेचुरी ये बहुत ही फेमस बुक है क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे तो ऐसे पूछते हैं कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है। तो कैरोलस लीनियस इन्हें, और कैरोलस लीनियस जो ये नाम लिखा है कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ, अगर क्लासिफिकेशन की बात करते, वर्गीकरण की बात करते तो कैरोलस लीनियस फादर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करो तो कैरोलस लीनियस जो है इसके फादर हैं। और नेक्स्ट नाम आता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द, अगर हिंदी में इसे अरस्तु कहते हैं। इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड अगर देखा जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी पिता। यानी कि अगर बायो का देखा जाए, बायो मतलब कि जीवित, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी, अगर जिसमें भी जीवन है उसे जो है बायो कहा जाता है। बायो मतलब जीवित, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं 1901 की। 1901 में एक वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लियोनेल डी नाइसविले जो है, इन्हें फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, इंडिया के फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे लियोनेल डी नाइसविले। और ये जो है 1903 की बात करते हैं तो इसमें जो एक नाम आता है एच.एम. लेफ्रॉय जो है ये सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे, भारत के सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे। और इन्हें जो है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इंडिया, अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में एच.एम. लेफ्रॉय को फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कीट विज्ञान का पिता जो है एच.एम. लेफ्रॉय को कहा जाता है। और इसके बाद इसमें एक नाम आता है हेमसिंग पृथ्वी जो है ये फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। इनका सन वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 1938 में है हेमसिंग पृथ्वी। और इसके बाद में फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, अगर वर्ड की बात करते हैं, ये वर्ड की बात करते हैं, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन वर्ड, अगर वर्ड की बात करते हैं तो विलियम किर्बी, ये नाम है कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। आपने सुना होगा कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी ज़्यादातर विलियम किर्बी को कहते हैं। विलियम किर्बी वर्ड में है। और जो है अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि एच.एम. लेफ्रॉय जो सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद अगर आगे की बात करते हैं, वो भारत में जो है फर्स्ट लीगल लॉ आया है, तो वो क्या था, दीपा आप किसी लड़की का नाम से भी रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। इसका नाम है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। इसके हिंदी में याद करना मेरे लिए तो नहीं लगता है कि हिंदी में पढ़ना चाहिए इसे, क्योंकि विनाशकारी और ये इस तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एक्ट जो है पढ़ा है। और इसका जो सन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो 19 सीधे डायरेक्टली पूछते हैं कि डीपा यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब आया, 1914 में आया, 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ठीक है। इसके बाद DPPQS यानी कि डायरेक्टोरेट की स्थापना की जाती है भारत में, कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में। इसका जो है नाम क्या है, डायरेक्टोरेट DPPQS यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसकी स्थापना की जाती है
1946 में। ये भी जो है सन याद करना जरूरी है, क्योंकि 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में इसकी स्थापना की जाती है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड एक्ट आता है इंडिया में। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो इंडिया में आता है वो है 1968 में, यानी कि 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आता है। और जो कि लागू कब से हुआ, वो अधिनियमित, यानी कि 1968 में अधिनियमित किया गया एक्ट आता है। और जो ये लागू कब से होता है, 1971 में ये इस पर बल दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। ये हो गई हिस्ट्री एंटोमोलॉजी की। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। अब जान लेते हैं कि ये टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी यानी कि किसी जीव को उसके लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करना उसका, तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी, मतलब इंसेक्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंसेक्ट को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी में क्या आता है, किंगडम, इसे हिंदी में कहते हैं जगत। और जगत ये 5 प्रकार के वर्गीकरण किया गया था इनका। तो जगत 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि किंगडम जो है वो 5 प्रकार के हैं। एक तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो ये मोनेरा है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये मोनेरा में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में जैसे कि वो यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोट जैसे कि युग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी युग्लिना को कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है फंजाई किंगडम जो है, तो फंजाई में फंगस जो कि परजीवी यानी कि दूसरों पर जीवित रहते हैं, ये मृत पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे कहते हैं, वो फंजाई में आते हैं। और नेक्स्ट है प्लांटी यानी कि पादप जगत। इसे जो है पादप जगत में जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सारे के पादप जगत में आते हैं। उसके बाद में एक वो है नेक्स्ट, सबसे ये हमारा इम्पोर्टेंट है एनिमेलिया। हम इसी को पढ़ेंगे क्योंकि एनिमेलिया में जितने भी जंतु होते हैं, जीव जंतु, इसमें एनिमेलिया में आते हैं। तो हमारा जो है इंसेक्ट, अगर हम किंगडम में जाएंगे तो एनिमेलिया में लेके आएंगे सबसे पहले एनिमेलिया। तो किंगडम हमारा इंसेक्ट का, अगर किंगडम की बात करेंगे तो ये किंगडम इसका एनिमेलिया होगा। उसके बाद में अब हम किंगडम के बाद जब फाइलम में आते हैं, जब हम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमेलिया में क्लासिफिकेशन में जो फाइलम आएगा मेरा, तो फाइलम जो है इसमें कई प्रकार के फाइलम है। इसमें कई फाइलम है जैसे कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो जो इसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें एग्जाम्पल इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। और हमारा जो है फाइलम कौन से, हमारा जो फाइलम आएगा इंसेक्ट का, जो आर्थ्रोपोडा आएगा। अब आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो फाइलम, अब आर्थ्रोपोडा में हम आगे जाएंगे तो आर्थ्रोपोडा जो है फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में कई क्लास हैं। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम में कई क्लास हैं, उसमें जैसे कि आते हैं ओनाइकोफोरा। और फिर इसी प्रकार से क्लास जो है आगे जो है फैमिलीज में आएंगी। फैमिली जो होती है, फैमिली को हिंदी में कहते हैं कुल। और इससे पहले कि हमने आपको नहीं बताया, फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ, और क्लास को कहते हैं वर्ग, और जो आर्डर को कहते हैं गण, हिंदी में इसे गण कहते हैं। और जीनस को वंश कहते हैं, और स्पीशीज को जाति कहते हैं। और इसके बाद अगर जो है कभी कभी उपजाति भी आ जाती है, जैसे कि ये द्विनामकरण पद्धति में ये दो होते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आम का नाम है, लिखते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका। या अब हम इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट में कोई भी इंसेक्ट है, जैसे कि हमारे पास चिलोपार्टेलस, यानी कि जो मक्का में कीट लगता है चिलोपार्टेलस, तो इसे चिलोपार्टेलस का, कभी कभी काइलोपार्टेलस भी कहते हैं। चिलो इज द नेम ऑफ
जीनस, इसकी जो है ये जो है कैपिटल लेटर लिखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट और इसके नीचे हम जब अगर लिखते हैं तो अगर कोई टाइप करते हैं तो इटैलिक अक्षरों में, क्योंकि दिनामकरण पद्धति में ये सब दिया गया है कि अगर हम टाइप करेंगे तो इटैलिक यानी कि तिरछे अक्षरों में टाइप करेंगे, अगर लिखेंगे तो हम इसके नीचे लाइन जो है लगाएंगे। और उसके बाद में जो है पार्टेलस की अगर बात करते हैं तो पार्टेलस, अगर पार्टेलस की बात करते हैं तो पार्टेलस में ये जो है जो पहला अक्षर होता है इसका ये जो भी स्मॉल बनता है, ये पूरा का पूरा स्मॉल, एंड इसमें जो है अंडरलाइन नीचे करेंगे। कभी कभी उपजाति आ जाती, उपजाति मतलब ये सब स्पीसीज आ जाती, उपजाति। उपजाति अगर जब ट्राइनॉमेनक्लेचर यानी कि ट्राई मतलब त्रिनाम पद्धति, जब त्रिनाम पद्धति आती कभी कभी वेराइटी में करके VAR करके लिख देते हैं, तो इसे जो है उपजाति में रखते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के लक्षण क्या क्या है तो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पर। आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यही डायरेक्टली पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ आर्थ्रोपोडा का क्या होता है। तो इसका मतलब आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट एंड पोडा का मतलब फुट, यानी कि जुड़े हुए पैर, यानी ज्वाइंट फुट। जुड़े हुए पैर मतलब कि जैसे कि हमारा जो शरीर होता है उसमें पैर नीचे की तरफ होते हैं, जबकि कीटों में ऐसा होता है कि उसके पैर नीचे की तरफ, यानी कि प्रत्येक जो है सेगमेंट से लगे हुए होते हैं। सेगमेंट यानी कि टुकड़ों से जो है जुड़े हुए होते हैं पैर इनके। तो इनके जो कैरेक्टर्स यानी कि गुण जो हम इनके पढ़ेंगे फाइलम, अभी हम गुण मतलब कि कैरेक्टर्स जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, ना कि हम कीटों की अभी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अभी हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जो आने वाले जैसे कि किसी भी क्लास, जब हम क्लास में डिफाइन करेंगे, क्लास जब हेक्सापोडा में आएंगे तो उसमें जो है हेक्सापोडा में हेक्सा का मतलब होता है मतलब कि हेक्सा मतलब 6 और पोडा का मतलब होता है कि पैर। जब 6 पैर होते हैं, यानी कि कीटों में हमेशा देखा होगा आपने, कोई भी कीट आप उठाइए तो उसमें 6 पैर होते हैं हेक्सापोडा में। हेक्सापोडा में 6 पैर होते हैं। तो हम बात करेंगे हेक्सापोडा की। हेक्सापोडा तो अभी आगे आएंगे, लेकिन अभी फाइलम में हम बताते हैं। तो फाइलम में जो इसके कैरेक्टर्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हम पहले डिफाइन करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, जो भी इनमें जो वर्गीकरण कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में जो भी जीव होंगे उनमें जो है उनका शरीर जो भी होता है, बॉडी उनकी सेगमेंटेड होती है, यानी कि टुकड़ों में बटी हुई होती है। टुकड़ों में बटी हुई क्या मतलब है, टुकड़े में बटी हुई, उसमें 3 पार्ट में बटी हुई होती है। एक तो होता है, सबसे पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरेक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन। अब हिंदी में इनका मतलब क्या है, पहला हेड मतलब, हेड का मतलब तो सभी जानते हैं कि हेड मतलब सिर, एंड दूसरा जो है थोरेक्स। थोरेक्स का मतलब कि ये भाग, यानी कि हमारा जो भी मतलब कि वक्ष स्थल, इसे हिंदी में कहते हैं वक्ष। वक्ष मतलब कि जो हमारा जो सीना या छाती वाला जो भाग होता है उसे जो है थोरेक्स कहते हैं। और जो एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब कि हमारा पेट वाला भाग, एब्डोमेन यानी कि उदर, हिंदी में इसे कहते हैं उदर। तो ये है हमारा पेट वाला भाग। तो हमारे पास, और हमारे जो भी मानव शरीर होता है उसमें नीचे की तरफ तो पैर होते हैं, लेकिन जो कीटों का भाग होता है उसमें जो है ऊपर की सबसे पहले तो हेड आता है, उसके बाद जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं थोरेक्स, और उसके बाद में ये वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं एब्डोमेन। अब इसमें अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग पार्ट, इसमें अलग अलग सेगमेंट भी होते हैं। अभी आगे देखेंगे इसमें कि अलग अलग सेगमेंट होते हैं, इन सब में भी सेगमेंट होते हैं। और कभी कभी एक टर्म इसमें आ जाता है, क्या टर्म होता है, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलोथोरेक्स का क्या मतलब होता है, जहां पर हेड और थोरेक्स यानी कि हेड और थोरेक्स एक ही फ्यूजन होता है, यानी कि हेड और थोरेक्स अलग अलग ना होकर एक में ही जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं सिफेलोथोरेक्स। तो अभी इतना ही ठीक है, और आगे की बात करते हैं। नंबर 2 जो इसकी विशेषता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो भी जीव होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाएं हमारे शरीर में कितने लेयर में हैं, इसे कहते हैं त्रिस्तरीय। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिस्तरीय। तो 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भागों मतलब कि
अगर हम इसे इसको ऐसे किसी भी चीज को ये जैसे कि कोई ये कीट को हम काटते हैं तो ये सबसे पहले इधर पहली कोशिकाएं, दूसरी और तीसरी 3 प्रकार की कटी हुई भागों में दिखाई पड़ेंगी। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, इसे कहेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये पहला एक्टो, ये मीजो और ये एंडो, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। अब ये समझने वाली बात हो गई इस ट्रिप्लोब्लास्टिक की। और नेक्स्ट इसका यह है कि बाइलैटरल सिमेट्रिकल, इनका जो शरीर होता है वो बाइलैटरल होता है, सिमेट्रिकल। बाइलैटरल सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? हिंदी में इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममित। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द्विपार्श्व सममित का मतलब, सममित का मतलब होता है जैसे कि हमारा शरीर है तो अगर उसे मध्य से काट दिया जाए, अगर मुझे मध्य से या किसी भी मानव शरीर को मध्य से काट दिया जाए तो 2 भागों में, समान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसे ही सममिति कहते हैं। अगर जो है अगर 2 भागों में समान विभाजित नहीं होता है तो उसे असममित कहते हैं। लेकिन जो शरीर इसमें आर्थ्रोपोडा में जो भी जीव होते हैं उसमें जो है द्विपार्श्व सममित, यानी कि 2 अगर बीच से काट दिया जाए तो 2 भागों में बराबर मतलब कि भाग पाए जाएंगे। ठीक है, तो और इसी में एक टर्म ये आता है टैगमोसिस। क्या है? कभी कभी ये होता है कि टैगमोसिस क्या है? टैगमोसिस ये होता है कि जहां पर हेड और थोरेक्स के बीच में टैगमेटा का निर्माण होता है। टैगमेटा क्या होता है? ये जो है टैगमेटा होता है, यहाँ पर निर्माण होता है कि जो हेड और थोरेक्स के बीच में एक भाग पाया जाता है टैगमेटा। टैगमेटा में जो है, टैगमेटा की वजह से ये जुड़े हुए होते हैं, उसे टैगमेटा कहते हैं। और इसे जो है जुड़ने को ही इसे टैगमोसिस कहा जाता है। अगर हेड और थोरेक्स के बीच में भी टैगमोसिस होगी और जो है यहाँ पर जो है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में भी टैगमोसिस होगी। ठीक है, और अगली नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? जो बार बार, एक बार के बजाय दोबारा फिर आ जाए। और काइटिनस का मतलब होता है काइटिन की बनी हुई, यानी कि कीटों का शरीर देखा जाए तो काइटिन का बना हुआ होता है। कीटों के जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है कि बाह्य कंकाल, शरीरों का मतलब कि कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। और वो बार बार चेंज हो सकता है, क्योंकि वो बार बार जो है काइटिनस लेयर जो होती है वो बार बार आ सकती है। उनमें इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि काइटिन लेयर बार बार आ सकती है। वो अपना जो है काइटिन लेयर उतार देते हैं। अब आप आगे बताएंगे कि काइटिन लेयर उतारते कैसे हैं, कि ग्रो बाय मोल्टिंग, यानी कि जो इनमें जो विकास होता है, वृद्धि होती है, तो वो मोल्टिंग के द्वारा। अब ये मोल्टिंग शब्द क्या है? मोल्टिंग ये होता है कि जैसे कि जो अभी बताया मैंने कि काइटिन लेयर जो बाह्य कंकाल होता है काइटिन का बना हुआ होता है, वो मोल्टिंग के द्वारा मोल्टिंग होती है तो ये बाह्य कंकाल हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब कि जब इस अगर ये जब तक हटेगा नहीं काइटिन लेयर, तब तक जी है जो कीट होंगे उनका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगला जो है बात करते हैं कि बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, यानी कि बॉडी जो देह गुहा का मतलब कि क्या? इनका पूरा शरीर, इनका ये जो पूरा शरीर होता है वो सबसे पहली बात ही इसमें ये दिया है कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब ये है कि उनके शरीर में सिराएं नहीं होती। सिराएं मतलब कि अगर हमारा शरीर में देखे जाए तो सिराएं होती हैं, और सिराएं मतलब कि उसमें रक्त बहता है और खुली अवस्था में भी बहता है। तो लेकिन इसमें जो होता है तो खुली अवस्था में पूरा भरा होता है, उनमें रक्त पूरा भरा होता है। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है, या फाइलम आर्थ्रोपोडा में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो है अब जो मैंने बताया था कि बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, यानी कि जो बॉडी के देह गुहा होती है वो ब्लड से भरी, रक्त से भरी हुई होती है, जिसे हम हीमोसिल कहते हैं। अब ये नाम आगे भी आएगा कि हीमोसिल बात को पढ़ना पड़ेगा, तो इसे समझ लीजिए कि जो भी शरीर है इसका और वो ब्लड से भरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? हीमोसिल कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब तो जानते हैं आप, जो है एक तरीके से वो नलिका की तरह। अब नलिका कोई भी, और एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि आहार नाल, मतलब कि जिसके द्वारा भोजन को हम ग्रहण करते हैं।
और विद माउथ एंड एनस। माउथ मतलब मुंह, और जो है एनस का मतलब गुदा, जहाँ से मल त्याग होता है। और जो है जो ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि हमारी नली के आकार की आहार नलिका होती है। माउथ मतलब मुंह, भोजन जो है आहार नलिका में हमारा भोजन जो है पाचन जो है मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है तो उसके बाद में जब मल का जो त्याग होता है वो एनस यानी कि गुदा के तक जो है एलिमेंट्री कैनाल ये इसका जो है दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसका जो है आता है कि डॉर्सल हर्ट विद ओस्टिया। डॉर्सल का मतलब होता है कि पृष्ठी यानी कि पीठ के क्षेत्र, पीठ की तरफ, यानी कि जो हार्ट होता है इनमें जो हृदय होता है वो पीठ पीछे की तरफ होता है। इसमें ना कि जो है हमारा जो हृदय होता है वो सामने की ओर होता है, लेकिन इनका जो हृदय होता है यहाँ इधर पीठ की तरफ होता है, इसलिए डॉर्सल हर्ट विद ओस्टिया। ओस्टिया क्या होती है? ओस्टिया ही होती है कि जैसे कि धमनी से जब भी रक्त जो है धमनी से हृदय में जाता है तो ओस्टिया यानी कि छिद्र एक तरीके से होते हैं, उसे ओस्टिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नो सिलिया। सिलिया क्या होता है? सिलिया होते हैं जैसे किसी छोटे छोटे जीव, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, उनमें जो है सिलिया पाए जाते हैं। रक्त मतलब कि जल में उन्हें गति प्रदान करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए एक तरीके से पैर मान सकते हैं सिलिया, लेकिन इसमें आर्थ्रोपोडा में सिलिया नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस किन अंगों द्वारा आर्थ्रोपोडा समुदाय में, जो आर्थ्रोपोडा जो है संघ में जो है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, इसका मतलब श्वसन जो है किस किस अंगों द्वारा लिए जाते, मतलब कि श्वसन किन किन अंगों द्वारा होता है? एक तो गिल्स है, ट्रेकिया है, लंग बुक है और क्यूटानियस। गिल्स का मतलब गिल्स होते हैं, गिल्स जो है मछलियों में गिल्स द्वारा होता है, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया द्वारा कीटों में होता है। लंग्स बुक द्वारा जो है फेफड़ों द्वारा भी कई उसमें कई जीवों में लिया होता है श्वसन। और जो क्यूटेनियस मतलब कि त्वचा द्वारा भी, जैसे मेढक में हो गया, मेढक त्वचा द्वारा ही श्वसन करता है, जब उसमें जो है सुषुप्त अवस्था में होते हैं तब त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। और नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब कि उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं इसमें? एक तो ग्रीन आर्कोक्सल ग्लैंड, और दूसरा है सीलोमोडक्ट और मेल्पिगियन ट्यूब। ये सब अंगों के नाम हैं, और इन्हें हिंदी में हरित या कोक्सा ग्रंथियां कहते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो हरित या कोक्सा ग्रंथियां कहते हैं। और इन्हें जो सीलोमोडक्ट की अगर बात करते हैं तो सीलोमोडक्ट को हिंदी में भी सीलोमोडक्ट, ये जो है उत्सर्जन अंग है। और मेल्पिगियन ट्यूबल्स, ये मेल्पिगियन नलिकाओं द्वारा जो है कीटों में उत्सर्जन होता है। और इतने आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कल मतलब कि अगली क्लास के लिए, और तब तक आप बने रहिए हमारे JCB एग्रीकल्चर के साथ में। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।